नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी जंक्शन में, एक ऐसे शो में जहां बात होगी जमीन से आसमां तक के सफर की, और वो भी रियल एस्टेट की दुनिया में। पिछले 5 सालों में एनसीआर ने वो कर दिखाया जो कभी सिर्फ सपनों में ही था। ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हर शहर ने लगाई है कीमतों में ऊंची उड़ान और कम हुआ है अनसोल्ड इन्वेंट्री का बोझ। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्रेटर नोएडा बन गया है नया प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट और कैसे एनसीआर बना है निवेश का नया केंद्र। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा में आखिरकार इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है। कीमतें बढ़ तो रही हैं, पर फिर भी घर कैसे बिक रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब भी एनसीआर में निवेश करना क्या आपके लिए सही सौदा साबित हो सकता है, इस बारे में भी होगी बात। और आने वाले वक्त में क्या और बढ़ेगी कीमतें, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली के अमित गुप्ता एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं। 2019 में अमित ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक 3 BHK फ्लैट बुक किया। तब प्रॉपर्टी का रेट करीब 3,400 रुपए प्रति वर्ग फुट था। घर वाले और दोस्तों ने कहा कि दिल्ली से इतनी दूर घर लेना समझदारी नहीं है। लेकिन अमित ने रिसर्च की और देखा कि आने वाले सालों में यहाँ मेट्रो आएगी और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अमित ने उस वक्त लंबी सोच के साथ निवेश किया और आज उसी फ्लैट की कीमत हो गई है करीब 6,600 रुपए प्रति वर्ग फुट, यानी कीमत लगभग 2 गुना हो गई है। और आज अमित को अपने फैसले पर गर्व है। तो आज प्रॉपर्टी जंक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की काया पलट हो गई है, कैसे बेहतर होते इंफ्रा के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की एंट्री हो रही है। और इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मिस्टर मोहित मित्तल जुड़े हुए हैं, जो कि CEO है मोरिस टेक्नो से। तो मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। तो मोहित जी, बहुत सारे सवाल जो है वो आजकल ग्रेटर नोएडा को लेके उभरते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये केवल एक फेज है कि भाई थोड़ी कीमतें बढ़ रही है, फिर उसके बाद जो है ये बबल फूट जाएगा, या फिर ये लंबे टाइम तक आपको लग रहा है कि ग्रोथ दिखेगी? पल्लवी जी, इसके लिए हमें 5 साल पहले जाना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले जब ग्रेटर नोएडा के अंदर जब रेट्स थे 3,000 से 4,000 पर स्क्वायर फीट के रेट चल रहे थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद काफ़ी लोगों ने अपने घर के अंदर रहें तो उनको एहसास हुआ कि उनको आज बड़े घर चाहिए, उनको बड़े घरों के अंदर रहना है उनको आज। इसलिए ग्रेटर नोएडा इसलिए अच्छा ऑप्शन था उनके पास। गुरुग्राम का रेट आज से नहीं, पहले से रेट बहुत काफ़ी इंक्रीज था, लेकिन आज ग्रेटर नोएडा उस समय रेट काफ़ी कम होने की वजह से लोगों ने निवेश किया। एंड बिकॉज ऑफ द जेवर एयरपोर्ट, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जहाँ एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस वजह से काफ़ी लोगों ने निवेश किया उसकी जगह। और अगर देखोगे रेरा आने के बाद जो डेवलपर्स थे, बी ग्रेड सी ग्रेड के डेवलपर्स थे, जैसे एग्जांपल आज जो एनबीसी से टेक ओवर किए प्रोजेक्ट या जो प्रोजेक्ट स्टॉल थे, आज उनके जगह बड़े डेवलपर्स आ चुके हैं। जैसे साउथ इंडिया के बड़े डेवलपर्स जो हैं वो यहाँ निवेश कर रहे हैं। जी, अगर मैं बात करूं आज के वक्त की, तो हमें जो है किस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेहतर रहेगा? अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो अब फ्लैट खरीदे, विला खरीदे, प्लॉट खरीदे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आज ऑप्शंस सब तरह से अवेलेबल हैं। अगर आप डेवलपर्स के पास जाएंगे, उन्होंने इतने फ्लैट बना दिए हैं, विलास भी दिन ब दिन जो है ग्रेटर नोएडा में स्पेशली बहुत बनते जा रहे हैं, और प्लॉट्स भी आज बहुत अवेलेबल है। जैसा आपने जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, उसके आसपास भी काफ़ी आ रहे हैं। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो क्या ले? देखिए, प्लॉट हमेशा इंसान की पहली पसंद होती है और मेरी खुद की पसंद प्लॉट होती है। तो पहला निवेश अगर इंसान के बजट में आता है तो प्लॉट करना चाहिए। अगर उसके बजट में प्लॉट नहीं आ रहा है तो उसको ऑप्शन सोसाइटीज़ में फ्लैट्स या विलास का देखना चाहिए जो उसके बजट में आए। तो ठीक है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, अब बहुत सारे ऑप्शंस जो है देख सकते हैं आपके लिए क्या क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के वक्त की, तो बाजार के मौजूदा वक्त को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि निवेश करना बेहतर है या हमें थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी के रेट जो है वो सेटल डाउन हो जाए? क्योंकि अगर मैं पिछले 1-2 साल की बात करूं तो हमने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रेट्स में बहुत बूम होता हुआ देखा है। क्योंकि उसका सिंपल रीज़न है, जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया, जेवर एयरपोर्ट आया है, इंफ्रा बहुत बेहतर हो गया है, पहले के मुकाबले चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, उसके अलावा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा अभी इंतज़ार किया जाए कि भाई थोड़ा सा
रेट जो है वो सेटल डाउन हो जाए, या फिर हम अभी निवेश कर सकते हैं, या फिर खरीदना भी अगर किसी को हो तो? देखिए पल्लवी जी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अथॉरिटीज़ है यहाँ की नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़, अब उन्होंने प्रोसेस जो है अथॉरिटी बिडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं जी। अभी लास्ट 6 महीना पहले ही बड़े डेवलपर्स ने बिडिंग करी यहाँ पर। रिजर्व प्राइस था अथॉरिटी का 700-750 करोड़ रुपया 4 प्लॉटों के लिए, वो बिल्डरों ने बिडिंग करके 1500 करोड़ में खरीदा है जी। तो जो लैंड प्राइसेस है वही भर चुके हैं। अगर एग्जाम्पल जो लैंड प्राइसेस पहले 2000 मीटर की थी वो 4000 मीटर हो चुका है। एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपने पैंडेमिक के बाद देखा कि स्टील के सीमेंट्स के रेट बढ़े हैं, तो बाय डिफॉल्ट रेट तो बढ़ ही जा रहा है। जब गवर्नमेंट ही रेट बढ़ा रहे हैं तो डेवलपर बेचारे सस्ते कैसे लॉन्च करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये सही समय है निवेश करने के लिए, और जितना निवेश कर सकते हो निवेश कीजिए, बिकॉज शायद 5 साल बाद जब एयरपोर्ट फुली फंक्शनल हो जाएगा, जो कि मई में होने वाली है, लेकिन 5 सालों के बाद शायद इंसान घर खरीदने नहीं पाए नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर, और उसको कैफे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे जाना पड़े घर खरीदने के लिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में रेट में जो है जो इतना बूम आ सकता है, मतलब हम ये समझ लें कि जैसे गुरुग्राम में एयरपोर्ट बनने के बाद जो है वो हमने एक बहुत बड़ा बूम देख लिया था, जब चूंकि गुरुग्राम जब डेवलप हुआ था एयरपोर्ट ऑलरेडी था, तो वहां पर जो है प्रॉपर्टी के रेट इसीलिए उछले थे क्योंकि एक बहुत अच्छी हाईटेक सी सिटी बना दी गई थी। तो अब एयरपोर्ट होने के बाद हमें उम्मीद है कि भाई ग्रेटर नोएडा भी ऐसा ही बन जाएगा, नेक्स्ट गुरुग्राम बन सकता है। देखिए सिर्फ एयरपोर्ट एक वजह नहीं है, इसकी वजह एमएनसी कंपनीज है। आपने पिछले 2 साल में देखा होगा, आज नोएडा 86% मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नोएडा के अंदर है। पिछले 2 दशकों के अंदर 1-2 साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इन्फोसिस हो, जितनी बड़ी कंपनीज का नाम लो, सारी कंपनीज ने ऑफिसेज यहाँ पर लीज आउट रेंट पे लिया है। Okay. तो जब बड़ी कंपनीज आती है, निवेश आती है, आईटी कंपनीज आती है, और गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे यूपी इन्वेस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने काफी लैंड बैंक दिया है जेवर एयरपोर्ट के आसपास, और ये जेवर तक नहीं आगरा तक शहर बनाने की प्लानिंग है, 4 न्यू सिटीज बनने की प्लानिंग में है गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से रेट अभी और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, लेकिन गारंटी है। ठीक है, तो रेट जो है वो कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते ही जाएंगे, इसलिए आपको अगर निवेश करना है या घर खरीदना है तो आप जो है अभी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा रेट्स जो है वो कम होते जाएंगे तो शायद ऐसा ना हो। खैर, हम अभी क्या करते हैं, हम ना हर्ष के पास चलते हैं, क्योंकि हर्ष के पास प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है नंबर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, इन सब जगहों पर जो है वो हमने ये पिछले कुछ सालों में देखा है कि प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर्ष के पास चलते हैं, इन तमाम आंकड़ों को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, आप प्रॉपर्टी के बाजार में पिछले 5 सालों में कोरोना के बाद से एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं जो कि एनसीआर से जुड़े हुए हैं। देखिए आपके सामने, अब देखिए एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की औसत कीमत में कितना बड़ा बदलाव आया 5 साल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुग्राम की, और हमने यहाँ पर जो लिया आंकड़ा 2020 का Q1 का और 2025 के Q1 का लिया, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि कितनी तेजी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे 6150 प्रति स्क्वायर फीट की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2020 में ये प्राइस चल रहा था, 2025 आते आते कितना हुआ, 11300 प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गए, यानी कि 84% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में उस समय क्या प्राइस चल रहे थे 2020 में, 4795 के प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ये जो प्राइस था वो चल रहा था, और वहां से प्राइस में कितना बड़ा उछाल देखने को मिला 2025 आते आते Q1 में 9200 का। आप देखिए 92% का प्रॉपर्टी के प्राइस में यहाँ पर नोएडा में हाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा उससे भी आगे निकल गई है। यहाँ पर 3340 प्रति स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पे देखने को मिला था 2020 में Q1 में, वहां से बढ़कर 6600 हो गया। यहाँ पे 98% का जंप यहाँ देखने को मिला है। अगर यहाँ पे आप पूरी इस लिस्ट में देखें तो नंबर 1 जो है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाजियाबाद की बात करते हैं, एक और शहर है एनसीआर का, 3260 2020 में आप Q1 की बात करें तो 3260 स्क्वायर फीट का जो यहाँ पर प्राइस था वो चल रहा था, और वहाँ से बढ़कर 5600 प्रति स्क्वायर फीट तक पहुँचता हुआ दिखा है 2025 के पहले क्वार्टर में। और जो वृद्धि हुई है करीब 72% की वृद्धि हुई है, एनारॉक की ये रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा और कौन कौन से शहर है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए फरीदाबाद की बात करते हैं, आजकल बड़ा खबरों में है फरीदाबाद भी। तो फरीदाबाद की बात करें 2020 में यहाँ पर 3200 प्रति स्क्वायर फीट के प्राइसेस चल रहे थे, वहाँ से बढ़कर 2025 में आते थे 5 सालों में ये करीब 4800 पे पहुँच गया। 50% का
जंप यहाँ देखने को मिला है। दिल्ली की बात करें यहाँ पे तो दिल्ली जो है 18,200 कोरोना के दौरान में 18,200 प्रति स्क्वायर फीट के यहाँ पे प्राइस चल रहे थे, वहां से बढ़कर 25,200 प्रति स्क्वायर फीट पे पहुंचता हुआ दिखा। 38% का उछाल देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। और जो अगर पूरे एनसीआर का एक एवरेज निकाला जाए तो आप ये देखिए 4,580 के आसपास था, उससे बढ़कर 8,300 प्रति स्क्वायर फीट पे पहुंचता दिखा। 81% का ओवरऑल एनसीआर के प्राइस में जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बाजी मारी है वो ग्रेटर नोएडा, दूसरे नंबर पर नोएडा और उसके बाद तीसरे पे आता है गुरुग्राम। और दिल्ली पे आप देखिए 38%, महज 38% का ग्रोथ। हालांकि ये भी बड़ा ग्रोथ होता है क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाइक है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हुए देखिए वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिले। अब हम आपको एक और आंकड़े दिखाते हैं यहाँ पर इन्वेंट्रीज को लेके कि इन्वेंट्रीज को लेके क्या स्थिति है यहाँ पर। तो देखिए एनसीआर में बिना बिके मकान, वही सेम आंकड़ा है 2020 से लेकर 2025 के बीच में कितना बड़ा बदलाव हुआ है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए गुरुग्राम की स्थिति बात करते हैं, 60,130 यूनिट्स थी जो नहीं बिकी थी गुरुग्राम में, और 2025 आते आते कितनी रह गई अब 34,921, यानी कि सिर्फ इतनी यूनिट्स बाकी रह गई इस क्वार्टर में जो नहीं बिकी है। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठ रहा होगा कि एक तरफ तो जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के बेतहाशा बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ पे खरीदार भी मिल रहे हैं, तो ये बड़ा एक अलग यहाँ पे एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कितनी कम इन्वेंट्री हुई है यहाँ पे, मकान की जो परसेंटेज है घटती कितनी दिखी है, 42% की फॉल यहाँ पर देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे नोएडा की स्थिति की बात करते हैं, यहाँ पे 18,148 यूनिट्स थी जो नहीं बिकी थी क्वार्टर 1 में 2020 में की बात की जाए तो। अब यहाँ पर वो घटते घटते कितनी हो गई, 5,000 के आसपास पहुंच गई है। 72% का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं हम लोग, 2020 में क्या स्थिति थी, कितना बड़ा नंबर है ये देखिए, 42,906 यूनिट्स थे जो नहीं बिके थे, यहाँ पर अनबिके मकान थे। और अब आप देखिए 2025 क्वार्टर 1 में 19,000 मकान रह गए हैं जो कि नहीं बिके हैं। 56% का फॉल यहाँ पे डिप जो है, डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करते हैं हम लोग, 27,142 मकान थे ऐसे जो नहीं बिके थे, यहाँ पर अनसोल्ड इन्वेंट्रीज थी 2020 की बात की जाए। 2025 आते आते यहाँ पर क्या हुआ, 11,000 महज 11,400 के आसपास रह गई। 58% का यहाँ पर गिरावट डिप देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा नोएडा में है 72%, यहाँ पर भी नोएडा बाजी मार गया है। फरीदाबाद की बात करते हैं, यहाँ पे फरीदाबाद में 6,927 इन्वेंट्रीज थी जो नहीं बिकी थी, 2025 आते आते यहाँ पर 6,233 है, यहाँ पे सबसे कम है। आप देखिए 10% का ही फॉल देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पे 12,723 इन्वेंट्रीज थी ऐसी जो नहीं बिकी थी दिल्ली की, और वहां पर अब जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर 1 में 2025 में 5,623 नंबर, यानी कि 56% का फॉल यहाँ पर भी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और वही सवाल सबके सामने है, प्रश्न चिन्ह है कि भाई महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ यहाँ पे मकानों के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदार मिल रहे हैं। उसके अलावा भिवानी की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए 2020 के क्वार्टर 1 में 5,141 यहाँ पर इन्वेंट्रीज थी, वो घटते घटते 2025 में 2,252 रह गई। 56% का फॉल यहाँ पर आ गया। अब इसका एक एवरेज निकाले, टोटल एवरेज यहाँ पर, तो टोटल एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने यहाँ पे 1,73,117 यूनिट्स थी जो नहीं बिकी थी। अब वहां पे नंबर कहाँ पे पहुंच गए, घटते घटते 84,500 पे पहुंच गया। 51% का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने ये आंकड़े थे, हम लोगों ने कोशिश की पेश करने की, जो यहाँ साफ तौर पे बताते हैं कि कोरोना के बाद से पिछले 5 सालों में कितनी तेजी से बदलाव प्रॉपर्टी बाजार में देखने को मिल रहा है। तो धन्यवाद हर्ष आपका इस अहम जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझा दिया कि भाई नंबर्स जो है वो कैसे हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले बहुत टाइम में हमने यही देखा है, पिछले 5-6 साल में एनसीआर की प्रॉपर्टीज में जो है वो एकदम बूम देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपके पास वापस आती हूँ, आपके हिसाब से जो है एनसीआर में कौन से ऐसे एरियाज, सेक्टर्स या प्रोजेक्ट आपको लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग है, किसमें जो है एक व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, क्या आपको लग रहा है इस टाइम? देखिए, किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए 5 ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। पहला आपका होता है इंडस्ट्रीज, सेकंड आईटी, थर्ड टूरिज्म, चौथा इंडस्ट्रीज और पांचवा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे इस निवेश के ऊपर सबसे बड़ा जो आज के डेट में खड़ा उतरता है वो होता है जेवर एरिया। जेवर एरिया में हर एक चीज सुविधा गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे ओलंपिक विलेज हो, चाहे वो F1 ट्रैक हो, चाहे वो एक्सप्रेस वेज हो। अगर एक्सप्रेस वे की बात करें हम, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे,
फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन भी वहाँ पर हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर पोर्ट टैक्सीज, बुलेट ट्रेन्स और मेट्रोज। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से आई थिंक यमुना एक्सप्रेसवे ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाली है अगले 4 से 5 साल के अंदर। तो यमुना एक्सप्रेसवे में जो है हम Yes, अपना best दाम लगा investment सकते reason हैं। है। ठीक है, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को आप चुन सकते हैं। खैर हमारे पास बहुत सारे जो है सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, तो कुछ सवाल जो है हम हमारे दर्शकों के ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो इमरान अली का है ओल्ड फरीदाबाद से। वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतों में हमने देखा है कि अन्य शहरों के मुकाबले फरीदाबाद में ग्रोथ जो है वो कम दिखी है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा देखिए, रीजन दिख रहा है। ऐसी बात नहीं कि ग्रोथ कम दिखी गई है, वहां पर भी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो नहर पार एरिया था वहां काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हाँ, मैं अगेन समझा रहा हूँ, किसी भी जो अपार्टमेंट जो डेवलपर्स के रेट बढ़ते हैं, कि जब सोसाइटीज के रेट बढ़ते हैं, क्या सेक्टर्स के रेट बढ़ते हैं, वो बेसिकली जो बड़ी कंपनीज आती है, कॉर्पोरेट कंपनीज आती है, जी। उसके निवेश की वजह से काफी रेट बढ़ते हैं। फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, ये इंडस्ट्रीज एरिया काफी हद तक, और नोएडा और गुरुग्राम ने रेट इसलिए देखा क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट ज्यादा है। कॉर्पोरेट्स की जो कैपेसिटी होती है, पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए आपने काफी 2-3 साल दशकों में देखा होगा रेंटल्स काफी बढ़े हैं। ओके उसका रीजन कॉर्पोरेट्स है। ओके जो कॉर्पोरेट्स आती है तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो बाय डिफॉल्ट वो जो है आपकी लोग घर खरीदते हैं या घर रेंट पर लेते हैं, और जब रेंटल्स बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी रेट बढ़ते हैं। जी, तो बहुत बड़ा एक रीजन जो हो जाता है वो कॉर्पोरेट्स के आने का Yes. होता है। अगला एक सवाल ले लेते हैं, संदीप मलिक का है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। वो कह रहे हैं कि क्या ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए? रेजिडेंशियल में तो बहुत सारे लोग देखिए, कर आप रहे हैं। देखोगे इतनी पॉपुलेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, मेरे ख्याल से एशिया में कहीं इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी। आप कहीं भी जाओ आपको घर ही घर दिखेंगे। जहां जितनी पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली कमर्शियल की डिमांड बढ़ेगी। तो आई थिंक कमर्शियल आप कुछ भी खरीदो, रेट तो बढ़ना ही है वहां पर, बिकॉज पॉपुलेशन है वहां पर। ठीक है, तो रेट तो बढ़ना ही है। आप कमर्शियल जो है आराम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा सवाल ले लेते हैं, भावेश रावल का मानेसर से है। क्या मानेसर में भी आने वाले सालों में रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ेगी? मानेसर थोड़ा सा गुड़गांव से चूंकि आगे पड़ जाता है, लोगों को थोड़ा सा एक वो डाइसी सिचुएशन रहती है कि भाई इतनी दूर जाके रहे ना रहे, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है। तो आपको लगता है आने वाले वक्त में मानेसर में और डिमांड बढ़ सकती है? देखिए, पहला रीजन आपको जानना पड़ेगा, गुरुग्राम के अंदर आज की डेट में 2 BHK अपार्टमेंट आपको 2 CR से 3 CR मिलता है, और 3 BHK आपको 4 to 5 CR मिलता है। तो जो इंसान जो 50 लाख 60 लाख के बजट में लेके घूम रहे हैं, उनको आज गुरुग्राम में तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मानेसर मूव करेंगे जी। तो मानेसर में ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ने अभी मेट्रो का प्लान भी किया है, तो आई थिंक आने वाले वक्त में, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में लोग मानेसर में दे सकते हैं निवेश करने के लिए। तो आने वाले वक्त में जो है लोग मानेसर में मूव कर सकते हैं, हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, चूंकि वहाँ पे अगर हम रास्ता देखते हैं, ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक हैसल क्रिएट कर देता है लोगों को मूव करने के लिए। आई थिंक गवर्नमेंट ने दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस बनाने के बाद, एक्सटेंशन करने के बाद, तो काफी ट्रैफिक डाइवर्जन तो ऑलरेडी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे जयपुर के लिए हो चुका है। अभी आप ट्रैफिक डाइवर्जन इसलिए दिखते हैं बिकॉज आज जयपुर जाने का रास्ता ये है। ओके तो आने वाले वक्त में जब 1 साल 1.5 साल में जब जयपुर की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक मूवमेंट काफी कम हो जाएगा। एंड नितिन गडकरी ने ऑलरेडी एक्सप्रेसवे में काफी अच्छे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक ट्रैफिक विल नॉट बी द इशू इन नेक्स्ट 1 or 2 years डाउन द लाइन। ठीक है, तो हम कई बार ये चर्चा कर भी चुके हैं कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे जो है इंफ्रा बेटर होता जाएगा, ऑब्वियसली वो जो एनसीआर का दायरा, समय के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, किलोमीटर्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि ट्रैफिक के चलते बहुत ज़्यादा दायरा हमें लगता है, तो शायद वो कम होगा, तो प्रॉपर्टी की कीमतें जो है आने वाले वक्त में थोड़ी सी सेटल डाउन होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मानेसर में मुझे सस्ता घर मिल रहा है और ये जो है मेरे ऑफिस से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है, चाहे वो 70 किलोमीटर हो 80 किलोमीटर हो, तो उस टाइम पे लगता है फिर प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा सा सेटल डाउन होएगा। देखिए, सेटल डाउन इसलिए नहीं हो पाएगा बिकॉज आपको देखना पड़ेगा अर्बनाइजेशन। आने वाले 5 सालों में जो गवर्नमेंट डेटा बोलती है कि अर्बनाइजेशन करीबन 10 मिलियन अर्बनाइजेशन बढ़ने वाली है। तो जब टायर 1 सिटीज के अंदर, मेट्रो सिटीज में अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, ऑब्वियसली हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हाउसिंग जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट, मुझे तो लगते नहीं रेट कम हो सकते हैं। ठीक है, तो रेट कम होने के कोई चांसेस यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, जैसा कि मोहित जी बता रहे हैं। खैर, अगर आप भी इनसे अपने सवाल जो है वो सीधा पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको फटाफट एक तरीका बता देती हूँ। आप उसके जरिए हमारे शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे प्रॉप लिखना है और अपने सवाल जो है वो इस नंबर पे भेज देने हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये नंबर है 9354027995। हमें लिख के भेज सकते हैं और हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। ओके,
तो वापस अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे क्या ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो या फिर नोएडा है, यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना बेटर रहता है कि हमें जो है वो देखना चाहिए रेडी टू मूव इन? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन अगर मैं देखूँ जैसे कि रेट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी हमें थोड़ी सस्ती भी पड़ती है और लगता है कि चलो मेरे बजट में आ जाएगी। बहुत से वर्किंग क्लास है जिनका बजट इतना नहीं है, जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदा जा सकता है या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज रीज़न क्या होता है, हर इंसान के पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, पूरे 100% पेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्या वो लोन लेते हैं, उसके अलावा भी लोन के अलावा इंटीरियर के खर्चे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज उनको धीरे धीरे पेमेंट करनी है, 4 सालों का पेमेंट प्लान होता है। एंड सबसे खास बात क्या है, जो बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं आज की डेट में, जो ए ग्रेड के डेवलपर्स आ रहे हैं, उससे आपका जो पहले का जो माइंड में था कि भैया डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी खत्म हो रहा है। वो रेरा आने के बाद, 2017 रेरा आने के बाद आपने खुद देखा होगा, डिलीवरी नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर देखोगे काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट हुई है। और पिछले 5 सालों के अंदर 72% अनसोल्ड इन्वेंट्री बिक चुकी है। तो आपके पास इन्वेंट्री भी अवेलेबिलिटी नहीं है अब, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मूव करना ही पड़ेगा एनी हाउ। पहले की 5 साल पहले क्या था, अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी ज्यादा थी, तो इंसान रेट में प्रॉपर्टी खरीद पाते थे, लेकिन आपके ऑप्शन ही नहीं खरीदने के लिए, यू डोंट हैव द ऑप्शन, चॉइस नहीं आपके पास खरीदने के लिए। तो आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हर निवेश के लिए बढ़िया है, क्योंकि रेट, एक तो रेट भी बढ़ते हैं। आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आज 10,000 के रेट में खरीद रहे हो, आने वाले 5 साल में उसकी रेट 20,000 तो होना ही होना है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ द लैंड कॉस्ट। हाँ, हमने भी यही बात पहले भी की थी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कम होती जा रही है। एक मेजर रीजन ये है कि यही वजह हो सकती है कि प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब सप्लाई कम हो रही है और डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तो डिमांड बढ़ ही रही है, बिकॉज लोग नौकरी करने आते हैं, उनको घर चाहिए उसके बाद सेटल होने के लिए, और अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो कम हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पीछे से सप्लाई कम हो रही है। तो सप्लाई भी थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है। सप्लाई देखिए, लैंड ही अवेलेबल नहीं, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती है। क्या तो आप इंसान को मूव करना पड़ेगा, एनसीआर आउट मूव करना पड़ेगा। मेरे लिए एनसीआर अब दिल्ली एनसीआर सिर्फ नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं रहा, वो मेरिट भी है, वो सोना रोड के आगे भी है, वो मानेसर के आगे भी है, बिकॉज आज की डेट में लैंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकेंड चीज़ पल्लवी जी, आपको समझना पड़ेगा 2019 के पैंडेमिक के बाद जब लोगों ने घर में रहते थे लोग, तो लोगों को एहसास हुआ कि बड़े घर चाहिए हमें, इसलिए लग्जरी की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। आपको देखना कि आज की डेट में जो 2019 के बाद एक तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ तो काफ़ी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम जब दिया तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि भाई घर ही बड़ा लेते हैं हम लोग। अब घरों के अंदर स्टडी रूम बन गया, कि घरों के अंदर वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, उसके रीजन से काफ़ी रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़े हैं। ओके और अगर मैं बात करूं एनआरआईज के बारे में, हमने ये देखा था कि गुरुग्राम में एनआरआईज जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अगर किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी लेनी होती थी दिल्ली के आसपास, तो वो हमेशा प्रेफर करते थे कि भाई हम गुरुग्राम में खरीद ले, एयरपोर्ट पास में है, उतरे फटाफट चले गए घर, उसके बाद जो है कुछ समय बिताया, चाहे वापस जाना है तो कोई हैसल नहीं लगता था। अब आपको लगता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा स्पेसिफिकली, चूंकि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर एनआरआईज जो है उनका इंटरेस्ट अब डेवलप होता जाएगा, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि कॉर्पोरेट ऑफिस भी आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, डेवलपमेंट स्टोरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें कॉम्पेयर गुड़गांव, ये सभी जानते हैं कि गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर की नोएडा के मुकाबले काफी अच्छा है, नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है गुड़गांव के मुकाबले। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हर एक सुविधा है। एक एयरपोर्ट की कमी थी जो गवर्नमेंट ने सोल्व कर दिया। और एनआरआईज की बात करें, एनआरआईज की पहली पसंद नोएडा इसलिए बनने वाली है बिकॉज यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के अलावा जो इंफ्रा ग्रोथ है वो शायद ही गुड़गांव में देखा। गुड़गांव ने, ऐसी बात नहीं गुड़गांव ने देखा नहीं, गुड़गांव में ग्रोथ है, उसकी डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें, आज भी गुरुग्राम से आधे प्राइस में नोएडा मिलता है। गुरुग्राम में जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं अब एकदम पीक पे पहुंच चुके हैं, 200 करोड़ का एक फ्लैट बिक रहा है। आपको क्या लग रहा है नोएडा का जो वो पीक है वो कब आएगा? मैं भी पीक पहुंचा ही नहीं है गुरुग्राम का भी, पीक बाकी है अभी तो पहुंचना। आप नोएडा की, इंडिया की इंफ्रा ग्रोथ देखोगे, अर्बनाइजेशन देखोगे, इंडिया के अंदर अभी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ देखोगे, इंडिया की इज अ यंग कंट्री, और जहां पर आज के में इंडिया कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो आई थिंक ग्रोथ अभी होना बाकी है। आप इंडिया 2047 तक इंडिया को डेवलप होते हुए देखोगे, अभी भी इंडिया डेवलपिंग स्टेज पर है। तो आई थिंक 2047 तक आप रेट बढ़ते हुए देखोगे खाली आप। ओके, तो रेट जो है और आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि डेवलपिंग स्टोरी जो है ये तो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, आगे जो है वो पिक्चर हमें पूरी दिखेगी, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। खैर, बहुत सारे और हमारे पास सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, तो कुछ और सवाल जो है वो शामिल कर लेते हैं। न्यू अशोकनगर दिल्ली से रीना डागर का सवाल है, वो कह रही है कि बिल्डर फ्लैट जो है वो सेफ है या सोसाइटी में खरीदा जाए? ये
दिल्ली में कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड पे बिल्डर फ्लैट्स का ज़्यादा नहीं है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या वो ज़्यादा सेफ रहते हैं या एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से बाहर निकले और फिर जो है अपने लिए फ्लैट खरीदे, हाई राइज बिल्डिंग में जाए, वो ज़्यादा बेटर सेफ रहता है? आपको क्या लगता है? आई थिंक अगर उसकी फैमिली में बच्चे हैं, आई थिंक सोसाइटी लिविंग इज़ अ बेटर लिविंग। उसका रीज़न है, पहली बात उनको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिल जाती है, क्लब हाउसेज मिल जाती है, एंड प्लस सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है कि बिल्डर फ्लैट वो सिक्योरिटी दे नहीं पाते जो सोसाइटी में सिक्योरिटी, आपको 2 टायर सिक्योरिटीज, किसी में 3 टायर सिक्योरिटीज भी है। ओके, तो मेरे लिए सोसाइटीज आर बेटर देन बिल्डर फ्लैट्स। ठीक है, तो आपके लिए सोसाइटी जो है बेटर रहती है अगर आपके साथ में बच्चे हैं, और बिल्डर फ्लैट जो है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सेफ्टी का जो है इशू रहता है। अगला सवाल जेवर से है, रुचि गुप्ता का, ये जानना चाह रही है कि एनसीआर में रेंटल इनकम के हिसाब से सबसे अच्छा इलाका कौन सा है? आई थिंक शायद ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, एनसीआर में रेंटल इनकम के लिए मैं ये बोलूँगा आपको, अगर नोएडा देखना चाहते हो आप नोएडा एक्सप्रेस पे देख सकते हो, बिकॉज जहाँ पर मैं पहले भी बताया, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स है वहाँ पर आपको रेंटल ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओके, सेम वे गुरुग्राम के अंदर आप गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड देख सकते हो, बिकॉज वहाँ कॉर्पोरेट्स हैं, और जहाँ कॉर्पोरेट्स होंगे बाय डिफॉल्ट रेंटल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मिलेगी। इसी वजह से गोल्फ कोर्स रोड में प्रॉपर्टीज आर 30,000 to 40,000 रुपीज़, नोएडा एक्सप्रेस वे में 10,000 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। ओके, और इसके बाद सोनीपत से एक सवाल आया हुआ है नेहा कपूर का, ये जानना चाह रही है कि क्या एनसीआर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में कोई अच्छा विकल्प है? अफोर्डेबल प्रॉपर्टी आज के वक्त में एनसीआर में जहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स इतने बूम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या लग रहा है? मैम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो क्या एनसीआर हो, अफोर्डेबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। 15-20 लाख में कुछ नहीं मिलता है यहाँ। अब नॉर्मल टेंडेंसी पहले 2 साल पहले था 50 से 60 लाख, मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में 50-60 लाख भी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, अगर आपका बजट 50-60 लाख या 10-20 लाख 30 लाख का बजट है, तो आपको एनसीआर से मूव करना ही पड़ेगा आपको। यू कैन मूव टू एरियाज लाइक मेरिट, रैपिड रेल स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक जो कनेक्टिविटी पहले 2.5 घंटा 3 घंटा लगती थी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के जब 1 घंटे पहुंच जाते हो। Okay. आप उन शहरों के अंदर आप खरीद सकते हो, टियर 2 सिटीज के अंदर, जहां आपको 20 लाख 30 लाख में 2 BHK अपार्टमेंट मिल सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो अगर आपको मूव करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पे आपको अफोर्डेबल में नहीं मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का ना एक दावा बार बार है कि वो कहते हैं कि हम आपको अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो दे रहे हैं। ऑब्वियसली सिर्फ ये एनसीआर की बात नहीं है, अगर मैं मुंबई की साइड पे भी जाऊँगी तो वहाँ पे भी हमें अफोर्डेबल तो अब कुछ मिलता नहीं है। आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ और काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अगर आ रहा है किसी छोटे शहर से, तो उसका एक ही नज़रिया होता है कि उसे बड़े शहर में जाके सबसे पहले नौकरी करनी है, उसके बाद उसे घर खरीदना है। तो नौकरी छोटे शहरों में ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ घर खरीद नहीं पाएंगे। बड़े शहर की तरफ मूव करेंगे, नौकरी के लिए करेंगे, फिर वहाँ घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल ही नहीं है। तो आपको तो लगता है थोड़ा सा इस दिशा में जो है काम करने की अब ज़रूरत है? पल्लवी जी, आप सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, और आप खुद देखिए, जब सरकार ही लैंड के प्राइस से बिडिंग कर रही है, जब सरकार ही पैसा कमाना चाहती है। अभी ग्रेटर अथॉरिटी ने 750 करोड़ लैंड प्राइसेस जो बताया था आपको, 4 लैंड पार्सल निकाला, गवर्नमेंट ने बिडिंग करके 1500 करोड़ रुपए कमाया उससे, मतलब डबल के प्राइस से बेचा। जब सरकारी योजना निकाल रही है, सरकारी जब लैंड कॉस्ट सस्ते देगी नहीं, तो ऑब्वियसली कोई डेवलपर लॉन्च ही नहीं कर सकता अफोर्डेबल में। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को कुछ लैंड पॉलिसीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और कुछ डेवलपर्स को ये करना पड़ेगा कि भैया आपको ये अफोर्डेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को जो है काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल साफ लग रहा है। अब चूंकि हम बिल्कुल अपने शो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि आप पूरा सम अप करें। एनसीआर में प्रॉपर्टी में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, उसे अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, अभी लेनी है या थोड़ी देर में ले लें, थोड़ा समय इंतज़ार कर लें? प्राइसेस आपको क्या लग रहा है, वापस जो है वो नीचे जाएंगे या फिर आगे बढ़ते ही जाएंगे? क्या होने वाला है आपके हिसाब से? प्रॉपर्टी में क्या हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में? 1947 में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, या 1971 में 91 में प्रॉपर्टी से खरीदी थी, क्या प्रॉपर्टी रेट डाउन हुए? नहीं हुए ना। क्या 2022 में जब लोगों ने कहा कि रेट डाउन होंगे, हुए डाउन? आप 2025 पहुंच चुके, हर दिन हर महीने हम जब देखते हैं रेट बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक निवेश, जब भी आपके पास सही समय हो, सही वक्त ना हो, आपके पास पैसे हो, आप निवेश कीजिए, बिकॉज एनसीआर के अंदर तो प्रॉपर्टी आप आने वाले वक्त में खरीदना नामुमकिन बन जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर आप लुथियंस दिल्ली की बात करो, तो वहाँ नामुमकिन है घर खरीदना आज की डेट में। एक बंगलो 80 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइसेस है, लेकिन 50 साल पहले वो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 50 लाख में मिलती थी। अब जगह ही नहीं है ना, अब अंडरस्टैंड, जगह ही नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गई है इंडिया की।
तो आई थिंक निवेश करना चाहिए जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, निवेश करना चाहिए जहाँ पर कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, निवेश करना चाहिए जहाँ एजुकेशन आ रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर टूरिज्म आ रहा है। तो आई थिंक ये 5 ग्रोथ स्टोरी जहाँ पर भी ड्राइविंग फोर्सेस होंगे वहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। और निवेश करने का सही समय कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा होता है। ओके, ये आपने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई हैं कि हमें वहाँ पर अब जो है अपना पैसा लगाना चाहिए जहाँ पर जो है कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, इंफ्रा आ रहा है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन आ रही है, यानी कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाकर जो है अब जो पैसा है लगा देना चाहिए। अगर आप ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में जो है वो यहाँ पर कीमतें जो है कम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों की बात करें, हमने आपको आंकड़े भी दिखाए हैं, तो आपने उन आंकड़ों में भी यही देखा कि भाई पैसा जो है इनका मार्केट्स का कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में कोई जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि अचानक सस्ता हो जाएगा। वो सिर्फ एक कोविड काल में हमने बस देखा था कि प्रॉपर्टी के रेट जो है थोड़े कम हो गए थे। राइट, वो उसका रीजन था क्योंकि नौकरी खतरे में थी लोगों की, आमदनी नहीं थी लोगों की। लेकिन आपने कभी भी देखा नहीं होगा रेट डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल हमेशा रेट बढ़े ही हैं। हाँ। एक और चीज पल्लवी सवाल, एक और चीज जवाब बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज की रेट में कभी भी निवेश करो ना, इंसान फ्यूचर देख के इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आपने स्टोरी जब स्टार्ट किया था, शो आपने दिखाया था, इंसान ने ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट 2019 में किया था। हाँ। आज वो 3000 से 6000 बढ़ गया है। मैं अगेन बोलता हूँ, कभी भी आप देखो तो ग्रोथ देखो, आसपास डेवलपमेंट क्या होनी है। अगर आप डेवलप जगह रहोगे कभी रेट नहीं बढ़ेंगे। एग्जाम्पल इंडिया से डेवलपिंग से रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए बाहर के निवेश भी इंडिया में लगा रहे हैं पैसे। और जो कंट्री डेवलप्ड है उनकी ग्रोथ ही नहीं है। उसका रीजन ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहां पर कोई है ही नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। यहाँ निवेशों के अंदर एक्साइटमेंट है, ग्रोथ स्टोरी है। आप सेंसेक्स देखोगे, रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं, लेकिन वापस बढ़ जाते हैं। अभी बीच में सेंसेक्स डाउन हुए तो लोगों ने कहा मार्केट डाउन होने वाली है, मार्केट वो होने वाली है, लेकिन आप देखो वापस से सेंसेक्स उसी लेवल में आ चुके हैं। आई थिंक लेवल और क्रॉस होगा। अभी बीच में आया स्टोरी कि गोल्ड का रेट 55,000 पहुंच जाएगी, तो गोल्ड 1 लाख पार पहुंच गए। तो आई थिंक जो भी बोल रहे कि रेट डाउन होंगे, मेरे ख्याल से उल्टा ही होगा, उसका रेट बढ़ेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि इंडिया जो है वो बेसिकली डेवलपिंग स्टोरी है अपने आप में। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रही है, और जहाँ पर डेवलपमेंट होगी ऑब्वियस है कि वहाँ पर रेट्स जो हैं बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने ना बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को ये समझाया है कि क्यों आखिरकार ये मौका अभी भी सही है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद लें। क्यों? क्योंकि इंडिया तो एक डेवलपिंग स्टोरी है। आगे अब इसमें रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, कम होने की प्रॉपर्टी मार्केट में फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो आज हमने ये जान लिया कि कैसे ग्रेटर नोएडा जो है वो निवेश का नया सितारा बन रहा है, और कैसे पूरे एनसीआर ने रियल एस्टेट की दुनिया में रफ्तार पकड़ी हुई है। कीमतों की ये उड़ान हो या फिर इन्वेंट्री की गिरावट, दिल्ली एनसीआर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, प्रॉपर्टी में निवेश जो है वो सिर्फ एक सौदा नहीं होता, बल्कि एक सपना होता है जो सोच, धैर्य और सही फैसले से पूरा होता है। इसलिए किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले आप अच्छी तरह से सोचें, समझें और उसके बाद जो है फैसला लें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।